हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हमारा सामाजिक एवं राजनीति विज्ञान प्रारंभ हो रखा है। लेसन नंबर 3 को हम लोग आपका देख रहे थे और संसद क्यों चाहिए, आज हम चैप्टर को अंतिम करेंगे। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ आपके लिए आपका सरप्राइज है, तो मैं कुछ आपको सरप्राइज भी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बस उम्मीद मैं ये करता हूँ कि सभी बच्चे जुड़ेंगे, बात करेंगे और चैट के माध्यम से उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर कोई आपका डाउट बनता है लाइव जुड़ेंगे। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि कल जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों ने रिवीजन किया है कोई बच्चा जो बताए हमने क्या क्या पढ़ा है, कल रिवीजन कराया उसको। चलिए, तो कल जितना हमने पढ़ा था वो आपको रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, और आपको ध्यान भी देना है। देखिए, सबसे पहले कल हमने दो बिल्डिंगें देख रहे थे और इसमें हमने कहा था कि एक नॉर्थ ब्लॉक की है तो दूसरी कौन सी है, साउथ ब्लॉक की है। और हमने ये भी देखा कि आपका नॉर्थ ब्लॉक में किसका ऑफिस है और साउथ ब्लॉक में किसका ऑफिस है, और आखिर में ये बिल्डिंग आपकी बनी कब है। देखिए, ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में क्या है, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और आपका गृह मंत्री के क्या है, आपके कार्यालय है। क्लियर है, ये इतना आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। आपको दिखाई दिया। चलिए, अभी जो कल इसमें पढ़ाया था कुछ पूछना होता आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले आपका राज्यसभा की। जैसे कल हम लोग इसको आपका देख रहे थे, राज्यसभा में सबसे पहले पढ़ते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए, क्या है, राज्यसभा मुख्य रूप से, आप ध्यान देंगे क्या करती है बच्चों, राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। कल भी मैं आपको बताया था, क्लियर है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने के लिए प्रस्ताव, यानी कि अपना पहल कर सकती है कि मेरे को कानून बनाना है, ठीक है। क्या कर सकती है, पहल कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिले। अगर आपको कोई भी कानून बनाना है तो कोई भी कानून बनाने के लिए राज्यसभा से उसकी मंजूरी आवश्यक है। ये कौन सा स्कूल सर ऊपर वाला, जीएस बंटोली, शांत होकर बैठिए बच्चों। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कह रहे जो आपकी राज्यसभा है उसकी भी क्या है, आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है। अगर मान लीजिए लोकसभा सदन में कोई आपका कानून बना है और कानून बनने के बाद या कोई बिल पास हुआ है, उसको पास होने के बाद अगर वापस कहां पर गया है आपका आपका राज्यसभा में, तो राज्यसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका चेकिंग बैलेंस करे कि वो सही है कि गलत है। ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों, ध्यान दीजिए, राज्यसभा की है। अब देखिए, अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है, लगता है कि ये चेंजेस होने बहुत बाप का जरूरी है तो चेंजेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी कि जो आपके राज्य के जो विधायक होते हैं, विधायकों का वोटिंग के माध्यम से ही राज्यसभा के जो आपके सदस्य होते हैं वो आपके चुने जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 12 को राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत करते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को। क्या है पॉइंट, ये कह रहे हैं कि सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। अब देखिए, जब आपकी संसद सत्र में चल रहा हो, संसद सत्र का मतलब है जब आपकी संसद चलती है, ठीक है। संसद के 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं आपका मानसून, क्लियर है। 3 सत्र होते हैं और इन 3 सत्र के माध्यम से ही क्या चलती है, आपकी संसद चलती है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। पार्टिकुलर टाइम होता है, सारे एमपीज आप इकट्ठे होते हैं, किसी मुद्दे पर, किसी विशेष पर हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, देश का बजट आता है, नई नीतियां आती हैं, ये सारे कुछ जो होता है वो आपकी
संसद की आपकी चर्चा में ही होता है। क्लियर है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए उसमें सबसे पहले क्या होता है आपका प्रश्नकाल। ध्यान दीजिए, पहले संसद की कार्यवाही चलेगी और सबसे पहले का होगा आपका प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल का समय होता है 11 से 12 के बीच, 1 घंटे का। क्लियर है, ये आप लिख सकते हैं। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में, क्या होता है, जो सांसद होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि अभी वर्तमान में ग्रामीण एवं शहरी मंत्री, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो हमारे रोड, जो आपके सड़क हैं वो इतने डेवलप नहीं है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो ये सांसद का काम है, जो हमारे 5 सांसद हम लोग आपका चुन के भेजते। तो कहेंगे माननीय सदस्य, मैं आपको बता सकता हूं कि पौड़ी जिले में, आपका टिहरी जिले में, या फिर आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर में हमने इतनी सड़क का निर्माण कर दिया है, इतना काम चालू है और शेष वर्ष तक इतना काम खत्म हो जाएगा, और जिसकी लागत ये रही है। कुछ भी हो सकती है, करोड़, 2 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़। क्लियर है, इस प्रकार से वो आपको जवाब देगा, और वो जवाब फिर जनता को पता लगता है कि अच्छा हमारे यहाँ कार्य प्रगति पर है। और या फिर अगर नहीं भी होगा तो बताएंगे कि माननीय सदस्य, हमारी सरकार ने घोषणा की है या आपका निर्धारण बनाया, नीति बनाई है कि हम इतने साल के अंदर अंदर हम सारी सड़कों को आपका कवर कर लेंगे। क्लियर है। दूसरा प्रश्न पूछता है आपका स्वास्थ्य को लेकर कि माननीय सदस्य, मैं स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए सरकार क्या पहल कर रही है। तो वो कहेंगे कि माननीय सदस्य, हम अभी नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, लोगों को आपका ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होती है, जानकारी आपका सांसद आपका प्राप्त करते हैं मंत्रियों से। और देखिए ये जानकारी जो हो रही है प्रश्नकाल के दौरान, ये आपका कैसी हो रही है, मौखिक। अब देखिए 2 प्रश्न और होते हैं, तारांकिक और अतारांकिक। तारांकिक में आपको लिखित में जवाब मिलता है और अतारांकिक में आपको लिखित में जवाब नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। इसके जरिए संसद की कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, और जो संसद होती है वो क्या करती है, जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उस पर क्या होती है, नियंत्रण रखते हैं। ठीक है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियां के प्रति आगाह करते हैं। जो हम सरकार से सवाल पूछते हैं संसद, अगर कुछ कमी है, कुछ गलती हो रही है, तो उसको आगाह करते हैं, ये गलती है, आप इनको ध्यान दीजिए। क्लियर है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रति, यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य चलने में विपक्षी दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, आपकी डेमोक्रेसी बहुत सही चले, इसमें जो आपका विपक्षी दल है, कल हमने विपक्षी दल पर आपकी चर्चा की थी, उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियां और आपका क्रियान्वयन की कमी को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन सामर्थ्य को जुटाते हैं। क्लियर है। क्या करते हैं, जो उनका जन सामर्थ्य है उसको जुटाते हैं। तो यानी कि विपक्ष का भी क्या है, एक आपका अहम रोल इसमें, इसके अंतर्गत आपका बना हुआ है। चलिए, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसमें माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है, और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अब देखिए, ये बच्चे ने पढ़ा, कितना अच्छा लगा, और स्कूल के बच्चे सब अपना काम पूरा करने में लगे हुए हैं, कोई देखने का है ही नहीं। चलिए, अपना अपना चॉइस है। अब देखिए बच्चों, अब कह रहे हैं सांसदों के जो आपके प्रश्न होते हैं, जो आपके मेंबर चुने जाते हैं हाउस में, और जो आपके प्रश्न पूछते हैं, सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक का मतलब है उनकी कमी, उनकी अच्छाई, वो उनके बारे में बताते हैं। देखिए, अगर हमने कोई प्रश्न पूछा है और उसमें जवाब दिया गया है,
तो कहेंगे कि माननीय सदस्य बताएंगे कि माननीय मंत्री जी आपकी यहाँ काम ही रही है, सरकार यहाँ जिस तरह से काम करना चाहिए था नहीं करा, या कहेंगे कि इनका बहुत महत्वपूर्ण आपका पहलू रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा वित्त से संबंधित, वित्त मतलब पैसा, फाइनेंशियल, ध्यान दीजिए, वित्त यानी कि आपका फाइनेंशियल से संबंधित सभी मामले संसद की मंजूरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी फाइनेंशियल अपना मामला करना है तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? यदि उन कई तरीकों में एक है जिसके माध्यम से संसद, क्या कह सकते हैं, जो सांसद जो आपको होते हैं, संसद सरकार को नियंत्रित करती है। और क्या करती है? जो सेंट्रल, जो आपके संसदीय सरकार है, उस पर सीधा उनका नियंत्रण रहता है और उसका क्या करती है? मार्गदर्शन भी करती है और उनको सूचित करती है कि आप इस तरह से काम कीजिए, ऐसे कीजिए। जनप्रतिनिधि के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है। अब देखिए, जनप्रतिनिधि कौन है? जो हमारे द्वारा सांसद चुने गए हैं वो क्या हैं? आपके जनप्रतिनिधि, आपके प्रतिनिधि हैं। और इनका काम क्या है? संसद को नियंत्रित करें, अब कंट्रोल करें, निर्देशित करें, यानी कि उनको डायरेक्शन दें, उनको सूचना दें, आपका इंफॉर्मेशन दें उनको। और ये क्या है? सांसदों की एक इनमें अहम भूमिका होती है और यही लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। कैसा है? एक लोकतंत्र का मुख्य आयाम है। ये आपको ध्यान रखना है। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ोगे कि कानून कैसे बनता है, इसके विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ोगे। क्लियर है? आगे देखिए, संसद में कौन कौन लोग होते हैं। चलिए, कोई स्कूल खड़ा हो और पढ़ना प्रारंभ करें। जैसी पौड़ी। संसद में धीरे धीरे विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। पढ़ो। लोकसभा चुनाव वर्ष, पहली लोकसभा कब हुई? पहला चुनाव कब हुआ? सर 1951 से 1952 तक। और कितने लोगों ने आपका वोट किया? सर 61.16। बहुत बढ़िया। और चौथी लोकसभा कब हुई? सर वो 1967। और कितना % पॉपुलेशन ने वोट किया? 61.33। बहुत अच्छे। चलिए, और इस तरह से अगर मैं बात करूं, आपका 17वीं लोकसभा वर्ष 2019, कितने % पॉपुलेशन ने वोट दिया? 67.11। अगर मैं पहली लोकसभा से और आपका 17वीं लोकसभा के बीच की बात करूं तो वोट गिनने वालों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? सब बड़ी सर घटी है। घटी कैसे होगी मेरे बच्चे? देखिए, यहां गिर रहे हैं लोग 61% वोट और यहां गिर रहे हैं 67%, तो नंबर तो बढ़ा है ना? यस है सर। ना? हाँ, कोई बात नहीं। Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए आप। देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता। यह बात साफ आपका दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज नहीं उठा सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे
उम्मीद की जाती है कि वे दलित और आदिवासी की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह से संसद में आपके उठा सकते हैं। इस प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी हम बहस जारी है कि 60 वर्ष पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। क्लियर है? आज भी उनकी संख्या 11% से जरा ऊपर नहीं पहुंच पाई है। जब आप इस बात को ध्यान देंगे कि आधी आबादी औरतों की है तो साफ हो जाता है कि संसद में उनकी बहुत कम ही आपकी जगह मिल रही है। देखिए सिंपल ये कह रहा है कि देश, अगर आप देश में देखोगे तो आधे पुरुष हैं, आधी महिलाएं हैं, लेकिन संसद में केवल 11% महिला पहुंचती हैं अभी, जबकि संख्या कितनी होनी चाहिए? आधी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए, पुरुषों के बराबर। क्लियर है? इस तरह के मुद्दों की आवाज से आज हमारे देश में कुछ ऐसी मुश्किल और अनसुलझने वाले सवाल से जूझ रहा है, क्योंकि हमारी लोकतंत्र व्यवस्था में वाकई प्रतिनिधि क्या नहीं है, ऐसे हमें सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों को आस्था झलकाती है। अब देखिए, प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं, जो आपका चैप्टर है पूरा समाप्त हो गया है। अब ये 3 चीज मिली हैं, एक है स्वीकृति, गठबंधन और अनसुलझने। सबसे पहले आप इन तीनों को कोई भी एक बच्चा खड़ा होकर पढ़ लीजिए, ठीक है? और आपको ध्यान भी देना है। ये देखिए, मैं आपके लिए लेके आया हूं, बैठिए सभी बच्चे। महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए, कल सबसे पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए, जवाब दीजिए, माइक ले लीजिए, भारत बोलिए। की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। बहुत बढ़िया, आइए चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा, ताली हो जाए बच्चों के लिए इसके। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग एक बार, बहुत अच्छे। चलिए, अगले प्रश्न का उत्तर कौन देगा? बहुत अच्छे, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री। देख लीजिए, इसका भी आंसर मैं आपको देता हूं, ध्यान दीजिए। पूर्ण रूप से देखा जाए तो निर्मला सीतारमण देश की पहली रक्षा मंत्री थी, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए रक्षा मंत्रालय का कार्य, देखिए क्या कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए रक्षा मंत्रालय का कार्यभार श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी संभाल चुकी हैं, लेकिन पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नहीं थी। प्रधानमंत्री रहते हुए सिर्फ रक्षा विभाग के कार्यभार उनके पास था। इस तरह से देखा जाए तो निर्मला सीतारमण को देश का पूर्णकालिक रक्षा मंत्री माना जाएगा। इसको लिख लीजिए, आप लिखना चाहे तो निर्मला सीतारमण होंगी। कौन होंगी बच्चों? निर्मला सीतारमण। अगला देखिए, कौन बताएगा? उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? चलिए देख लीजिए, 5 सीटें। आगे देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? कल मैं आपको बताया था, देख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? मैं आपको पूरा समझाया था कि नहीं समझाया था बच्चों? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? इस तरह से पूरा बताया। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? क्लियर है? आप लिख सकते हैं उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, और बच्चों गृह मंत्री कौन है। और साथ में देखना है कि आपके विदेश मंत्री, आपने नाम लिखा आ रहा है डॉक्टर एम जयशंकर, क्लियर है? और वित्त मंत्री को भी आप देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप नोट भी कर सकते हैं। जिन स्कूलों को नहीं पता, जिन बच्चों को नहीं पता है, आप उनको नोट कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए लिख लीजिए, आप कर रहे हैं ना बच्चों? कॉपी
बच्चों कर लिया कॉपी? आगे बढ़े, चलिए कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। चैप्टर आपका पूरा खत्म हुआ, ये पूरा सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।